दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। अगर आपको इसी छोटे से पापी पेट के साथ एक हाथी को खाना पड़े तो कैसे खाओगे? जवाब है 1 बाइट एट अ टाइम। एक बार में एक बटका भरोगे तो हाथी क्या पूरी व्हेल को खा जाओगे। यही कोशिश हम अपनी सीरीज इकोलॉजी इन 15 मिनट्स के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको इकोलॉजी का बर्डन ना लगे। भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका CTRD पर। साथियों, पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। इसी में एक हिस्सा आपका रह गया था जो है सब क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इसी सब क्लासिफिकेशन को देखेंगे। चाहे किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न हो, हमें उसमें सब क्लासिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। इंडिविजुअल को आप सरल भाषा में अच्छे और बुरे में क्लासिफाई कर सकते हैं। पॉपुलेशन को आप क्लासिफाई कर सकते हैं अपनी रेस के हिसाब से। लेकिन इकोलॉजी की दृष्टि से इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं है। इकोलॉजी के हिसाब से सब क्लासिफिकेशन शुरू होती है कम्युनिटी लेवल पे और खत्म हो जाती है बायोम के स्तर पर। हम आज के वीडियो में कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोम के सब क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलकर एक कम्युनिटी का निर्माण करती हैं। कम्युनिटी अपने साइज के आधार पर और अपनी एनर्जी, डायनामिक्स और हैबिटेट के आधार पर दो भागों में क्लासिफाई की जाती है, एक मेजर कम्युनिटी और एक माइनर कम्युनिटी, जिसे हम सोसाइटी भी कहते हैं या सोसाइटीज भी कहते हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली। शुरुआत करते हैं एक मेजर कम्युनिटी को समझने से। मेजर कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो ये जनरली लार्जर साइज की कम्युनिटीज होती हैं, जिसमें कि हमें ढेर सारी पॉपुलेशंस देखने को मिलती हैं। ये कम्युनिटीज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट या सेल्फ सस्टेनिंग होती हैं। हम बात कर रहे हैं एनर्जी, डायनामिक्स और इनके हैबिटेट के संबंध में। रिलेटिवली इंडिपेंडेंट का अर्थ यहाँ पर यह है कि इन कम्युनिटीज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इनमें कुछ फाउंडेशन स्पीशीज होती हैं, कुछ डिपेंडेंट स्पीशीज होती हैं और कुछ डेट्राइटिवोरस होते हैं। फाउंडेशन स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कि इन कम्युनिटीज का आधार बनाती हैं। आमतौर पर ये ऑटोट्रॉफिक कम्युनिटीज होती हैं। ऑटोट्रॉफिक कम्युनिटीज वे कम्युनिटीज हैं जो अपना खाना स्वयं बनाती हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए। डिपेंडेंट स्पीशीज में वे पॉपुलेशंस आती हैं जो कि इन प्लांट्स से खाना लेकर सरवाइव करती हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स हो गए, और दूसरी पॉपुलेशन कार्निवोर्स की आती है, और कुछ पॉपुलेशन ओमनिवोर्स की भी होती है। हर्बीवोर्स इन स्पीशीज को खाते हैं, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं, और ओमनिवोर्स इन दोनों को खाते हैं। ये डिपेंडेंट स्पीशीज हो गई। डेट्राइटिवोर्स वो होते हैं जो डेड मैटर पे फीड करते हैं, यानी जो भी पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल मृत होते जा रहे हैं उन्हें खाने का काम डेट्राइटिवोरस करते हैं। एक मेजर कम्युनिटी का उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट कम्युनिटी एक मेजर कम्युनिटी है, जिसमें प्लांट्स हुए, फिर हर्बीवोर आ जाएंगे, फिर कार्निवोर आ जाएंगे, ओमनिवोर्स आ जाएंगे और डेट्राइटिवोर्स आ जाएंगे। जब माइनर कम्युनिटीज की बात करते हैं तो माइनर कम्युनिटीज साइज में स्मॉलर होती हैं। यहाँ पे स्मॉल से मेरा मतलब सिर्फ पॉपुलेशन में कम होना नहीं है। यहाँ पे स्मॉल से मेरा मतलब है कि इस कम्युनिटी के जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आमतौर पर माइक्रोबायोटा होते हैं, या जिसे हम माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स भी कहते हैं। ये कम्युनिटीज दूसरी कम्युनिटीज पे डिपेंडेंट होती हैं अपने एनर्जी के लिए, अब ऑर्गेनिक मैटर के लिए और हैबिटेट के लिए। यहाँ पे एनर्जी से मेरा मतलब है खाना, और इंपोर्टेड ऑर्गेनिक मैटर से भी मेरा मतलब है ये ऑर्गेनिक मैटर या तो इनके हैबिटेट के रूप में काम आता है या फिर इन्हें एनर्जी देता है। ये कम्युनिटीज आमतौर पर हेटेरोट्रॉफ डोमिनेंट कम्युनिटीज होती हैं, यानी वे सभी पॉपुलेशंस जो इस कम्युनिटी को बना रही हैं आमतौर पर वो अपना खाना खुद नहीं बना पाती हैं, लेकिन ऐसा हमेशा केस नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ लाइकन्स का। अगर किसी गाय ने गोबर कर दिया है, वो गोबर कुछ समय तक वहां पड़ा रहता है तो उस पे लाइकन्स ग्रो कर जाते हैं। लाइकन्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट फॉर्म्स हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो काउडंग का यहाँ पे क्या रोल है? काउडंग का यहाँ पे रोल है इनको शेल्टर प्रोवाइड कराने का। दूसरा उदाहरण जब हम देखते हैं तो अगर आप एक मुट्ठी भर मिट्टी भी उठा लेंगे तो उसमें आपको लाखों माइक्रोब्स मिलते हैं। ये माइक्रोब्स न केवल अलग अलग स्पीशीज के होते हैं, बल्कि इनमें से कुछ आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं, और ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरे सोर्सेज पे मैटर के लिए। जिस सॉइल में
जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज्यादा आपको वहां पर माइक्रोब पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। और जिस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल ही नहीं होता उसे हम सैंड कहते हैं, और सैंड में आमतौर पर माइक्रोब्स की पॉपुलेशन आपको कम मिलेगी इन कंपैरिजन टू अ सॉइल विच कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस। कम्युनिटी के बाद हम आते हैं इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम्स को क्लासिफाई किया जाता है उनकी लोकेशन के आधार पर। लोकेशन के हिसाब से उन्हें टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में डिवाइड किया जाता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स लैंड बेस्ड इकोसिस्टम्स होते हैं, ऐसे इकोसिस्टम्स जो जमीन पर मिलते हैं, और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स वाटर बेस्ड इकोसिस्टम्स होते हैं जो कि हमें पानी में मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को फर्दर सब क्लासिफाई किया जाता है वेजिटेशन के आधार पर, जैसे फॉरेस्ट्स में ट्री स्पीशीज डोमिनेंट है, ग्रासलैंड में आपको ग्रासेस डोमिनेंट मिलेंगी, और डेजर्ट में आपको जीरोफिटिक वेजिटेशन डोमिनेंट मिलेगी। जीरोफिटिक वेजिटेशन वो होती है साथियों जो रेगिस्तानी इलाके में उगती है। आमतौर पर ऐसी वनस्पति की जो पत्तियां होती हैं वे मोटी होती हैं और उनमें कांटे लगे होते हैं, जैसे कैक्टस एक उदाहरण है आपके सामने। इसी को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स को हम उनके क्लाइमेट के आधार पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में आपको एक अलग तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड्स में आपको अलग तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, और डेजर्ट्स में आपको अलग तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। क्लाइमेट से मेरा अर्थ है टेम्परेचर और रेनफॉल की कंडीशंस। जब हम एक्वाटिक इकोसिस्टम्स की बात करते हैं तो इन्हें सैलिनिटी के आधार पर सब क्लासिफाई किया गया है। फ्रेश वाटर, सैलाइन वाटर और मैराइन वाटर। इस सैलिनिटी का प्रोपोर्शन क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में सैलिनिटी आपको 1% तक देखने को मिल सकती है। इसे अगर हम पार्ट्स पर 1000 यानी पीपीटी में देखें तो ये 10 पीपीटी तक हमें कंसेंट्रेशन देखने को मिलती है। साथियों, परसेंटेज हम मेजर करते हैं ऑन अ स्केल ऑफ 100 और पीपीटी हम मेजर करते हैं ऑन अ स्केल ऑफ 1000। सैलाइन वाटर की बात करते हैं जिसे हम ब्रैकिश वाटर भी कहते हैं, उसमें आपको नमक की कंसेंट्रेशन 2% तक देखने को मिल सकती है या 20 पीपीटी तक। और मैराइन वाटर जिसे हम ओशन वाटर भी कहते हैं उसकी कंसेंट्रेशन आपको 3.5% या 35 पार्ट्स पर 1000 तक देखने को मिल सकती है। तो क्या इकोसिस्टम्स वाकई इतने बड़े स्तर पर होते हैं या फिर सच्चाई कुछ और भी है? साथियों, इकोसिस्टम एक पानी के गड्ढे में भी हो सकता है, एक चींटी के बिल में भी हो सकता है, या एक मुट्ठी रेत में भी हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं एक एंटहिल का। अगर आप में से किसी ने चींटियों की एक कॉलोनी देखी है, चींटियों की कॉलोनी में भीतर एक माइक्रो क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है। चींटियां अपनी कॉलोनी में होल्स छोड़ती हैं जहां से एयर पास ऑन होती है। यहाँ पे कुछ टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशंस होती हैं। चींटियां अलग अलग चैम्बर्स बनाकर रखती हैं। किसी चैम्बर में वो अपने अंडे रखती हैं, किसी चैम्बर में वो अपना वेस्ट कलेक्ट करती हैं, और किसी चैम्बर में वो फंगस की खेती करती हैं। अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता था तो मैं आपको बता देता हूँ। चींटियां फार्मर्स होती हैं। आपके घर से वो जो कुछ भी चुरा कर लेकर जा रही हैं, चीनी के दाने, गेहूं, वो सब ले जाकर फंगस को फीड करती हैं और बदले में फंगस ग्रो करती है। इसी चींटी के बिल में कुछ माइक्रोब्स भी होंगे जो या तो इस फंगस पे ग्रो कर रहे होंगे या इस डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। इस तरह की बहुत सारी पॉपुलेशंस होंगी माइक्रोब्स की। तो ये अपने आप में एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है। इकोसिस्टम कोई आकार के आधार पर तय नहीं होता है। इकोसिस्टम का मूल सिद्धांत है फंक्शनल इंटरैक्शंस, कि जो भी ऐसी जगह है जहां पे कोई कम्युनिटी अपने आसपास के एबायोटिक फैक्टर्स से एक साइक्लिकल मैनर में इंटरैक्ट कर रही है, वो एक इकोसिस्टम कहलाता है। जहां पर एक निश्चित एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है और रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रही है, उसे हम एक इकोसिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोटोन की। कोई भी ऐसी जगह जहां पर दो इकोसिस्टम्स मिल रहे हैं, उनका जोन ऑफ इंटरैक्शंस जो है, यानी ऐसा जोन जहां पे दो इकोसिस्टम्स मिल रहे हैं, ये कहलाता है इकोटोन। उदाहरण के तौर पर अगर एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम के पास एक रिवराइन इकोसिस्टम है, एक नदी पास से गुजर रही है एक जंगल के, तो जहां पे वो जंगल नदी से मिल रहा है, किनारे की जगह है, वो एक इकोटोन कहलाएगी। जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे एक वाटर बॉडी है। तो ये जो पास का जोन बन रहा है इनके इंटरेक्शन का, जहां पे इन दोनों का मिलन हो रहा है, ये दलदली क्षेत्र एक इकोटोन कहलाएगा। इकोटोन का महत्व क्या है? इकोटोन का महत्व साथियों इस बात से है
कि जहां पर भी इकोटोन्स बनते हैं वहां पर आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी अधिक देखने को मिलती है, यानी जैव विविधता आपको अधिक देखने को मिलती है। हमारे लिए इकोटोन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर हमें एज इफेक्ट देखने को मिलता है। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए दो तरह के इकोसिस्टम है, एक लैंड हो गया आपका और एक वाटर बॉडी हो गया। अब इनका जो जोन ऑफ इंटरेक्शन है, यहाँ पर जो आपको जीव मिलेंगे या जैव विविधता मिलेगी, जीवों की प्रजातियां, वे आमतौर पर ज्यादा मिलेंगी इन आसपास के क्षेत्रों से। ये इकोटोनल एरिया हाई डाइवर्सिटी एरिया होता है और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं एज इफेक्ट, यानी जहां पर भी दो इकोसिस्टम्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस जोन ऑफ इंटरेक्शन में पाई जाने वाली प्रजातियां आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती हैं। इसे ही हम एज इफेक्ट कहते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बायोम्स की। तब तक के लिए जय हिंद।